मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में अपडेट के साथ। और अपडेट यह है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर यूएसएस गैराल R4 पर हुआ नुकसान चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए कि यहां पर तैनात था, यहां से तैनाती करते करते अब इसे पीछे हटाया जा रहा है। पीछे हटाया जा रहा है तो उसके अंदर युद्ध के अंदर जो युद्ध लड़ने आए हैं उनका पीछे हटना दो ही सवाल खड़े करता है कि साहब किसी ने मार तो नहीं दिया, या फिर दूसरा सवाल यह खड़ा करता है कि अमेरिका युद्ध से बाहर जा रहा है। ईरान जानता है कि वो इस युद्ध को अमेरिका के सामने जीत तो नहीं सकता, लेकिन वो इसे अमेरिका के लिए इतना मुश्किल कर दे कि अमेरिका खुद इस युद्ध को छोड़कर निकलने लगे। ऐसे में इजराइल क्या वाकई में अमेरिका के ना होने पर या अमेरिका की स्थितियों के बदलने पर इस युद्ध को कंटिन्यू रख पाएगा? उसके पीछे हटते ही सुर्खी बनती है कि ईरान मिसाइल अटैक हिट ऑयल रिफाइनरी, और इसी के बीच में ईरान ने इजराइल की इस हाइफा रिफाइनरी को निशाना बना लिया है। चूंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटा तो इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसके ऊपर ईरानियों का हमला हो गया। यह एक संयोग कहा जा सकता है। मतलब यह था कि यह फाइटर जेट कैरियर जो है, नेवल शिप, पहले ये वेनेजुएला के पास तैनात था, फिर वहां से इसे निकाल करके इधर भेजा गया था, और ये जब बिल्कुल इजिप्ट इसके पास पहुंचा, इजराइल के पास पहुंचा, और यहां से युद्ध होना शुरू हो गया था। तो आप इसकी लोकेशन को एक बार देखना शुरू करें। तो अब साहब यहां पर आप देखते हैं यूएसएस R4 यहां पर आकर तैनात हो जाता है। यह है मेडिटेरेनियन सी, बगल में है इजराइल, और इसी इजराइल से फिर इसने हमले करवाना शुरू किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। 1106 फीट लंबा है, 256 फीट चौड़ा है, और इसकी चलने की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। 1 लाख टन वजन क्षमता है, और 90 फाइटर जेट्स को अपने ऊपर बिठाकर यह चल सकता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पेट्रोल डीजल कुछ डलता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये खुद बनाता है। किससे बनाता है? तो न्यूक्लियर फ्यूल से बनाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने के चलते इसे डॉक होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यह लंबी लंबी यात्राओं पर निकलता चलता है। यही इसकी ताकत भी है और यही इसकी कमजोरी भी है। असल में एक बार ये युद्ध पर निकला तो फिर ये लंबे समय तक युद्ध पर रह लेता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि नेवल शिप्स 6 से 8 महीने तक ही जंग के मैदान में रहती हैं, उसके बाद में फिर वापस लौट आती हैं, क्योंकि जो भी क्रू मेंबर्स हैं उन्हें भी अपने परिवारजनों से मिलना होता है, जहाज से निकल करके अपनी यात्राओं को बदलना होता है। इस जहाज पर जो सेलर्स तैनात किए जाते हैं वो लंबे समय तक इस पर रह सकते हैं, और छोटा क्रू साइज होने के कारण यह अपने आप में बड़ी चीज माना जाता है। कहा जाता है कि इसके कम क्रू साइज में इतने सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इसे मात्र 4,500 लोगों को जहाज पर लेकर चलने की जरूरत पड़ती है। आप कहेंगे 4,500 लोग, इसमें भी आपने मात्र लगा दिया। जी हां, अगर यह किसी और जहाज पर करना होता तो शायद और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन क्योंकि यह न्यूक्लियर रिएक्टर से ड्रिवन है इसलिए इस पर कम लोगों के थ्रू भी इतना बड़ा काम कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी 4,500 लोग अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस जहाज पर तैनात रहता है, और वही नंबर असल में सबसे बड़ा कलेश भी इन दिनों बना हुआ है। क्या है मैं आपको वो बताता हूं, और इसका नाम जो है ना वो राष्ट्रपति जेराल्ड R. फोर्ड के नाम पर रखा गया था। अच्छा, अब ये खबर क्या बनती है मार्च 18 को कि यूएस कैरियर फोर्ड रिटर्न टू पोर्ट आफ्टर फायर ऑन बोर्ड ड्यूरिंग ईरान डिप्लॉयमेंट। ये ईरान से लड़ाई लड़ने के लिए निकला था। कहां तैनात था वो मैंने आपको बता दिया। क्या हुआ कि ये ऑनबोर्डिंग के दौरान जब था, इसको पीछे हटने की खबर निकली कि साहब इसको पीछे हटना है। खबर निकल कर आई कि इसके ऊपर आग लग गई। ऐसे में 600 लोगों के बेड जल गए। यह खबर यहां पर बड़ी खबर बनकर आती है। आग लगती है और वो 30 घंटे बुझाने में लगती है। खबर बनती है कि 30 घंटे R4 के ऊपर आग लगी है। ये ग्लोबल टाइम्स चाइना वाले उठाते हैं, बोले ये अपने आप में अमेरिका की फेलियर को दर्शाती है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया कि जहाज पर 30 घंटे आग लगी तो उनकी आग को बुझाने का सिस्टम नहीं बन पाया। यह हेडलाइंस दुनिया में चर्चा का विषय बनी। चीनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्होंने गलती से कुछ गलत बना दिया, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा बना कि क्या यह अमेरिकी सैनिकों के द्वारा ही लगाई गई आग थी? यह बड़ी स्टोरी बनकर आती है कि इसमें जो आग लगी ना उसके पीछे हेडलाइंस तो बनी कि आग लग गई, लेकिन खबर यह बनी कि इसको करने में लोगों ने ही तो आग नहीं लगा दी। मतलब इसके ऊपर जो आग लगी उस आग को लगाने में इसी के अंदर बैठ रहे जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, उन्हीं ने तो आग नहीं लगा दी। अच्छा, अब सवाल बनता है कि साहब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसमें आग लगने की घटना क्यों घटी और असल में खेला क्या था, कहां पर चक्कर पड़ा? तो अब इसको ऐसे समझिए कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपने साथ लगभग 4,500 लोगों को लेकर
F-35 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने ऊपर लाद कर युद्ध लड़ने निकला है। तो ऐसे में ये कितना किफायती और कितना महत्वपूर्ण होगा, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इस पर किसी ने अगर बम गिरा दिया तो ये कितना बड़ा भीषण हादसा बन सकता है, क्योंकि खुद न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगा हुआ है। इसलिए इसकी सुरक्षा बड़ी एडवांस सिस्टम की होती है, इसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होता है। कोई अगर इसे निशाना बनाए तो उस निशाने को हवा में समाप्त कर देने की इसमें क्षमता होती है। इसमें तमाम प्रकार के छोटे हमले, बड़े हमले, सबसे बचने की क्षमताओं से युक्त ये युद्धपोत होता है। इसकी लागत $13 बिलियन के आसपास बताई जाती है कि इसको बनाने में इतना खर्चा आया होगा। इस युद्धपोत के साथ हमें दिक्कत क्या हुई कि 12 मार्च को खबर निकली थी कि इसमें आग लग गई और 2 सेलर्स को उसके अंदर नुकसान हो गया। अब आग लग गई तो आप पूछेंगे कि आग किसी दुश्मन ने मार दी थी इसलिए लग गई कि खुद से लग गई। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अमेरिका इन चीजों से निपटने के लिए अन्य फाइटर जेट्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेज रहा है। कुल मिलाकर के R4 का हटना और ट्रिपोली का उधर जाना, ये ओवरऑल ये दर्शाता है कि अमेरिका युद्ध से हट नहीं रहा है, रिप्लेस कर रहा है चीजों को। और इसके पीछे का बड़ा कारण है कि खर्ग आइलैंड जो ईरान के नजदीक नजदीक स्थित है उसे ये टारगेट करना चाहते हैं। तो खर्ग आइलैंड की ये सारी कहानी यहां पर निकल कर आती है। ठीक है साहब। अब एक और चीज भी यहां पर है कि ये अगर जाएगा ट्रिपोली तो हो सकता है कि उसे यमन का या फिर बाबे मंडल का नुकसान देखने को मिल जाए। वो आगे की बात है, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी अमेरिका का जो यूएसएस बॉक्सर है वो भी सैन डियागो से रिलीज कर दिया गया है कि जाओ भाई, R4 हट गया है, आप जाकर के वहां पर सुरक्षा करो। तो यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कॉमशॉक, यूएसएस पोर्टलैंड ये भी गल्फ की तरफ रवाना कर दिए गए। तो R4 के हटते ही बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और बहुत सारे युद्धपोतों को गल्फ की तरफ अमेरिका ने मोड़ दिया है। मतलब यह है कि अमेरिका गल्फ से पीछे हट नहीं रहा है, रिप्लेस कर रहा है किसी और को किसी और के थ्रू। यह रहे अपडेट। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी अपडेट के रूप में पसंद आई होगी। अगर आई है तो साथियों के साथ सेशन को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।